सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, कृष्णा सोबती जी पर केंद्रित एकाग्र की यह 16वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ बलवंत कौर जी जुड़ी हुई है। मैं सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बलवंत कौर जी ने कृष्णा सोबती जी के कुछ इंटरव्यूज लिए हैं और विभाजन पर गंभीरता पूर्वक काम करती आई है। ऐसे में बलवंत कौर जी आज कृष्णा सोबती के साहित्य और विभाजन के संदर्भ पर अपनी बात रखेंगी। इसमें सोबती जी की कृतियां भी आएंगी और विभाजन को लेकर अलग अलग जगहों पर अपने विभिन्न साक्षात्कारों में कृष्णा सोबती क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो आइए मित्रों, हम बलवंत कौर जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। बलवंत जी, स्वागत। जी, शुक्रिया अर्पण जी। कृष्णा सोबती जी से जुड़ी इस कड़ी में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं कृष्णा सोबती जी के संदर्भ में विभाजन पर जो उनके विचार रहे हैं, कुछ बिखरे हुए विचार मैं इसको कह सकती हूँ, क्योंकि सीधे तौर पर बहुत लंबा उन्होंने सीधे विभाजन पर नहीं लिखा, लेकिन उनकी साहित्यिक कृतियों में ये विभाजन हमें विभाजन से जुड़े किरदार, विभाजन या अविभाजित पंजाब जो है वो अक्सर दिखता रहता है। जब हम कह रहे हैं कि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि आज हम आज़ादी के 75वें साल में हैं, 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन हम एक तरह से विभाजन के भी 75 साल मना रहे हैं। तो आज़ादी के साथ किस तरह से विभाजन एक दुखद स्मृति के रूप में जुड़ा हुआ है, तो आज़ादी को मनाने के साथ उस स्मृति को भी हमें देखना चाहिए, और इसलिए भी देखना चाहिए ताकि उस तरह के विभाजन आगे फिर ना हो सके। हिंदी में अगर देखा जाए तो विभाजन पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। भीष्म साहनी ने लिखा, कृष्ण बलदेव वैद हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, यशपाल हैं, कृष्णा सोबती हैं। लेकिन 3 रचनाकार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हैं हिंदी में। वैसे तो उर्दू में, पंजाबी में ऐसे रचनाकारों की अनगिनत संख्या है जो अब तक लगातार विभाजन पर लिखते आ रहे हैं या जिनके साहित्य पर उस विभाजन का असर आज तक देखा जाता रहा है। जब हिंदी में मैं बात करती हूँ तो हिंदी में खास तौर पर कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती और भीष्म साहनी, लिखा और भी लोगों ने है, पर इन 3 लोगों के जब मैं साहित्य का अध्ययन करती हूँ तो मुझे लगता है विभाजन एक स्मृति के रूप में इनके सारे साहित्य में बिखरा हुआ है। वो भाषा में, वो बोली में, वो मुहावरों में, वो याद के रूप में हर जगह आपको देखने को मिलता है। इसी कड़ी में अगर मैं ये देखूं कि कृष्णा सोबती की बिल्कुल प्रारंभिक रचना, जिसे हम कहते हैं सिक्का बदल गया, जो बहुत एक शानदार कहानी है, वो विभाजन से ही जुड़ी कहानी है। आगे हम इस पर भी बात करेंगे कि वो कैसे उनके अपने जीवन से जुड़ी कहानी भी है। इसी तरह से उनकी अंतिम कहानी, अंतिम उपन्यास कहिए या आत्मकथात्मक उपन्यास कहिए, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यह कृति भी विभाजन से, इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते हैं कि उनकी पहली रचना भी विभाजन से जुड़ी है और लगभग अंतिम, क्योंकि उसके बाद चन्ना भी आता है, लेकिन वो उनका पहले का लिखा उपन्यास है, और अंतिम कृति भी उनकी विभाजन से ही जुड़ी हुई है। यानी विभाजन एक जीवंत स्मृति की तरह से उनके साहित्य में विद्यमान रहा है, जो उनकी बाकी रचनाओं में भी लगातार देखा जा सकता है। जिंदगी नामा में देखा जा सकता है और भी रचनाओं में। और कृष्णा सोबती मुझे लगता है एक ऐसी रचनाकार के रूप में मैं याद करती हूँ जो जिन्होंने अपनी कभी किसी विषय वस्तु को दोहराया नहीं है। अपने भाषा में भी वो अलग ही रही है। हर रचना भाषा के स्तर पर, भावबोध के स्तर पर अलग रही है, लेकिन एक चीज मतलब विभाजन की जो स्मृति है वो कितने रूपों में उनकी रचनाओं में बिखरी हुई है, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। और बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस पर बहुत कम बात होती है कि कोई रचनाकार या किसी रचनाकार के चेतन या अवचेतन पर विभाजन का कितना असर पड़ा है। हिंदी में इस पर कम बात होती है
और जितना बाकी भाषाओं में लिखा गया है, बांग्ला की बात करें, उर्दू की बात करें, पंजाबी, हिंदी में उसके मुकाबले लिखा भी कम गया है। लेकिन उसके बावजूद ये 3 रचनाकार जिनकी मैं बात कर रही हूँ, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव वैद और कृष्णा सोबती, इनके साहित्य में आपको जगह-जगह आपको विभाजन से जुड़े संदर्भ, विभाजन की स्मृतियाँ और उस अविभाजित जो पंजाब है, उसके संदर्भ, उसकी जो उसका सांस्कृतिक साझापन है, उसके संदर्भ देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये कुछ कृष्णा सोबती के विभाजन को लेकर जो विचार हैं, वो कुछ बिखरे हुए हैं उनकी साहित्य में। उसको देखने के लिए कुछ साक्षात्कारों का मैंने अध्ययन किया है और कुछ उनकी रचनाओं को जो पढ़ के मैंने जाना है, तो एक तरह से विभाजन को लेकर कृष्णा सोबती के ही विचारों की एक कड़ी बनाने की कोशिश की है। साहित्य के संदर्भ में अगर हम देखें कि विभाजन को लेकर अक्सर 3 तरह के सवाल तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं या बात की जाती है जब भी विभाजन पे। अरे वो तो होना तय ही था, वो तो आज नहीं तो कल होता ही, क्योंकि 2 समुदाय इतने अलग थे कि वो होता ही होता। या जब साहित्य पर बात होती है कि साहित्य में विभाजन किस रूप में आता है, तो ये बात अक्सर होती है कि नहीं, इतिहासकार खास तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि साहित्यकार किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। साहित्यकार दोनों पक्षों को समान रूप से पीड़ित की मुद्रा में ही चित्रित करते हैं, किसी पर दोषारोपण नहीं करते। और तीसरी चीज, उसकी शैली पर बात की जाती है कि विभाजन से जुड़ा साहित्य क्यों ज्यादातर आत्मकथात्मक शैली में ही लिखा जाता है, संस्मरणात्मक शैली में ही लिखा जाता है। तो ये 3 सवाल कृष्णा सोबती के साहित्य का जब मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हमें इनके जवाब मिल जाते हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगी ये आलोक भल्ला। उन्होंने कृष्णा सोबती का एक साक्षात्कार लिया था, लंबा साक्षात्कार था वो। उसमें उन्होंने एक इतिहासकार हैं आई.एच. कुरैशी, उनका उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्होंने लिखा है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू और मुसलमान हमेशा से अलग थे, विभाजन होना तय था। तो कृष्णा सोबती को ताज्जुब होता है ये सुनकर, और उनका जो जवाब होता है वो बड़ा दिलचस्प जवाब है। और उस जवाब से हम विभाजन को क्यों होना तय था, क्यों हुआ, और क्या चीज थी जो विभाजन को रोक के रख सकती थी, हिंसा को कम कर सकती थी, और दूसरी चीज कि उस विभाजन के बाद भी क्या चीज है जो जोड़े रखती है, इस सवाल से जुड़ा सवाल है। कृष्णा सोबती अपने उस साक्षात्कार में कहती हैं कि जब कोई इतिहासकार किसी एक पक्ष को लेना तय कर लेता है, तब वो फिर तय ही कर लेता है, फिर वो इधर उधर नहीं देखता। लेकिन साहित्य का मिजाज जो है वो बिल्कुल अलग होता है। उन दिनों को वो याद करती हैं उस साक्षात्कार में। तो वो कहती हैं कि उन दिनों की स्मृति में उन दिनों की स्मृति, जो इतिहासकार उसमें जो चाहे फेर बदल कर ले, लेकिन एक कल्चर शब्द ऐसा है जिसका जिसका जो दुरुपयोग साहित्य इतिहासकारों ने लगातार किया है। लेकिन विभाजन से पहले की जो जीवन शैली है, उस शैली पर वो उस साक्षात्कार में लगातार प्रकाश डालती हैं। वो कहती हैं एक सांस्कृतिक साझापन था, एक संस्कृति का ताना बाना इतना मजबूत और गाढ़ा था कि वह अभी तक हमारी स्मृतियों में, हमारे जहन में बसा हुआ है और मजबूती के साथ बसा हुआ है, और वो एक जीवंत याद की तरह से बचा हुआ है। और वही एक ताकत है जो इतनी सारी हिंसा के बावजूद, इतने सारे जो बाद में भी कितनी तरह के विभाजन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो जोड़े रखता है। राजनीतिक तनावों के बावजूद वो साझापन है, वो हमको जोड़े रखता है। तो यही चीज है जो हमें बांधती है एक दूसरे से। तो इसीलिए ये सिर्फ ये कह देना कि विभाजन होना तय था, ये नहीं है। ये हालांकि वो इस बात को भी उस इंटरव्यू में रेखांकित करती हैं कि 1940 के आसपास जब अंग्रेजों ने अलग तरह से राज्य बनाने के लिए
इलेक्शन का कार्यक्रम चलाया था। तो अगर कोई समुदाय अलग होने की ठान ले तो फिर वो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो ये भी कहती हैं, क्या हम बुल्ले शाह को बांट सकते हैं? क्या हम वारिस शाह को बांट सकते हैं? क्या हम संगीत को बांट सकते हैं? इनका कैसे बंटवारा करेंगे? हम बाबा नानक का कैसे बंटवारा करेंगे? तो सीधा सीधा वो इतिहासकारों से अलग अपनी एक राय देती हैं, और जिस राय में ये है कि विभाजन इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से कर दिया गया है, क्योंकि विभाजन से ज्यादा मतलब सबसे बड़ी जो चीज उसमें थी कि दोनों समुदाय अपनी भिन्नता के बावजूद एक दूसरे के रस्म रिवाज का, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते थे। और ये जो सम्मान है, यही यही उनको जोड़े रखता था। वो जो संस्कृति थी, भाषा की, बोली की, मुहावरे की, लोक गीतों की, ये जो बोली थी, यह लगातार उनको जोड़े रखती थी। ये वो धागा था जिससे वो सब बंधे हुए थे। तो इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से ये विभाजन कर दिया। और यही वो चीज है जो बाद में भी एक स्मृति के तौर पर विद्यमान रहती है। उनकी अलग अलग जिंदगी नामा या उनकी और रचनाओं में अगर हम देखें तो यह स्मृति भाषा, बोली या अविभाजित पंजाब का जो साझापन है, उसके रूप में हमें लगातार दिखाई देती रहती है, और इसी को वो अंदरूनी ताकत कहते हैं। दूसरा सवाल जो विभाजन से जुड़ा हुआ है, जो इतिहासकार अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि, जो मैंने पहले भी कहा कि जो विभाजन है वो विभाजन का जब साहित्य लिखा जाता है तो उस साहित्य में किस सभी समुदायों को पीड़ित दिखा दिया जाता है, किसी को दोष नहीं दिया जाता। शायद साहित्य यहीं पर अलग हो जाता है, क्योंकि वो मानवीय मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। वो उन तथ्यों या उस सब में नहीं जाता है, वो मानवीय मूल्यों से जुड़ा है, इसीलिए शायद वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है, उस व्यक्ति की बात पहुंचाना चाहता है जिसकी बात इतिहास नहीं करता है। कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद, ये दो, जैसा कि मैंने कहा कि ये दो ऐसे लेखक थे जिनके साहित्य में, चेतन में, अवचेतन में विभाजन की स्मृतियां थी। इस सवाल का जवाब कि क्यों दोनों समुदायों को ही पीड़ित दिखाया जाता है, किसी पर दोष नहीं दिया जाता, कृष्णा सोबती और कृष्ण बलदेव वैद का एक संवाद हुआ था, जो कि सोबती वैद संवाद के नाम से किताब के रूप में भी मौजूद है। उसमें कृष्णा सोबती बहुत बेहतरीन ढंग से इस सवाल के जवाब को देती है। और वो जवाब ही नहीं देती, इस जवाब को अगर उनके साहित्य से जोड़कर देखा जाएगा तो हम ये देखेंगे कि दरअसल उनका साहित्य ही इसका जवाब दे रहा है। वो ना भी देती, इस तरह की बातचीत में शामिल ना भी होती, तब भी वो दे रहा होता। वो लिखती हैं, विचारकों और आलोचकों का यह कहना कि विभाजन साहित्य में ये खामी है कि वे किसी एक वर्ग को दोषी नहीं ठहराता, राजनैतिक संदेह और विवाद ही जगाता है। विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म का कारण बनी हो, उनके राजनैतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। आगे वो कहती हैं, क्या ऐसा सचमुच किया जा सकता है? ये कहना कि यह दल, ये समुदाय, ये जाति गुनाहगार है, क्या ऐसा किया जा सकता है? विभाजन के फलस्वरूप देश के दो टुकड़े हुए, दो भूखंड, दो नई सरहदें कायम हुई, संप्रभुतापूर्ण दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान। एक ऐसा संघर्ष, उसका विस्फोट जो किसी एक देश के नए वजूद का कारण बने। ये लगातार वो इस चीज पर कहती है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा था? हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इन सब के साथ जुड़ी हुई थी। तो साहित्य दरअसल इसके माध्यम से जो व्यक्ति इससे जूझ रहा था उसकी बात करता है। वो आगे कहती हैं, स्वतंत्रता, विभाजन और नया देश, ये तीनों मुद्दे गहरे तक एक दूसरे से इतने उलझे हैं कि इनमें से किसी एक के आधार पर ना विभाजन साहित्य की पड़ताल हो सकती है, ना ही पाकिस्तान बनने की भूमिका के लिए
जिस तीस को दोषी ठहराया जा सकता है। और अगली बात जो वो कहती हैं वो शायद विभाजन से भी जुड़ी है, लेकिन विभाजन के बाद विभाजन जैसी जितनी घटनाएं होती हैं उन सबको भी रेखांकित करती जाती है। वो कहती है विभाजन एक ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक। साहित्य का सृजनात्मक स्थापत्य मानवीय मन का सबसे विलक्षण आख्यान है। इसे जीता कोई और है, लिखता कोई और है, प्रकाशन के बाद पढ़ता कोई और है। कोई भी अच्छी रचना पात्रों के या अपने आंतरिक की ट्रांसपेरेंसीज के प्रस्तुतिकरण से नहीं, जिंदगी की टकराहटों और संघर्ष से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो दूसरे प्रश्न जिससे हम विभाजन के साहित्य के संदर्भ में लगातार जूझ रहे थे कि विभाजन का साहित्य किसी को दोष नहीं देता, दरअसल कृष्णा सोबती साफ तौर पर कह देती है क्योंकि ये स्मृतियों से जुड़ा साहित्य है और साहित्य हमेशा मानवता का पक्ष लेता है। वो दोषारोपण के उस दौर में नहीं रहता है जिस तरह से राजनीतिज्ञ करते हैं या राजनीति करती है। तो वो मनुष्य के पक्ष में रहता है और इसीलिए वो ये करता है। लेकिन इसके साथ जिस चीज को वो रेखांकित कर रही हैं कि एक ऐसी स्मृति है, मानवीय स्मृति, जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक। तो याद रखना खतरनाक जब वो कहती हैं तो दरअसल वो इसीलिए कहती हैं कि इस तरह की हिंसाएं, नरसंहार, विस्थापन और जो शरणार्थी बनने की शरणार्थियों की जिस समस्या से देश जूझ रहा था, फिर वैसा ना हमें करना पड़े। तो इसीलिए आज के संदर्भ में भी आज़ादी के 75 साल के साथ विभाजन को इसलिए भी याद रखना चाहिए हमें कि लगातार जो कितनी तरह के विभाजन भारत में होते जा रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, तो उस समय साहित्य ही शायद एक ऐसी चीज के रूप में हम देख सकते हैं जो हमें यथार्थ का आईना भी दिखा सकती है और हमारी मनुष्यता को बचा भी सकती है। तो ये दो सवाल सीधे तौर पर कृष्णा सोबती के लेखन में भी देख सकते हैं, उनके रचनात्मक लेखन में भी, उनके वैचारिक लेखन में भी देख सकते हैं, क्योंकि बाद में जाकर जिस तरह से वे लोकतंत्र को, नागरिक अधिकारों को परिभाषित करती हैं, ये दरअसल वो तभी कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने एक विभीषिका का सामना किया था, उस विभीषिका को करीब से देखा था, उनके परिवार के जन उस विभीषिका से गुजरे थे। इसीलिए वो कामना करती थी कि एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें लोगों को फिर से इस तरह की समस्याओं से जूझना ना पड़े। एक तीसरा सवाल जिसके संदर्भ में बात की जाती है कि विभाजन पर लिखा गया ज्यादातर साहित्य या तो आत्मकथात्मक रूप में होता है या संस्मरणात्मक रूप में होता है, यहाँ तक कि जो उपन्यास भी लिखे जाते हैं उसमें भी हम काफी हद तक आत्मकथात्मक रूप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती सीधे तौर पर किसी एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने इस पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन जैसा कि उनकी आदत थी या जैसा वो लिखती थी, वो किस्से कहानियां सुनाया करती थी अक्सर। तो इस सवाल के जवाब में उनका सिर्फ ये कहना था कि हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लिए ये सबसे त्रासद अनुभव था। हमने बहुत लोगों को खोया, हमने उस पैमाने की हिंसा देखी है जिस पैमाने की हिंसा शायद बाद में हम कभी नहीं देखते, लेकिन उस और उखड़ापन देखा हमने, हम अपनी जड़ों से उखड़े, हमारे परिवार अपनी जड़ों से उखड़े। तो हमारे लिए ये सबसे त्रासद अनुभव था, सबसे भयानक अनुभव था, जिससे जूझने में, जिससे उभरने में काफी हमें समय लगा। और अपने उसी साक्षात्कार में वो ये भी कहती हैं कि उस जमाने में बहुलतावाद और राजनीति के एजेंडे के बीच में जो टकराहट हो रही थी, उस टकराहट से अगर कोई रास्ता दे सकता था, वो दे सकता था साहित्य। लेकिन जो पीढ़ी उससे जूझ कर आई है, जो लगातार जिसने उस घाव को देखा है, आजादी के साथ उस घाव को झेला है, उसके लिए जरूरी था कि थोड़ा सा समय एक तटस्थता बनी रहे, फिर वो लिखे। लेकिन कृष्णा सोबती 1948 में ही सिक्का बदल गया जैसी कहानी लिखती हैं।
और अपने इस दर्द को वो गुजरात पाकिस्तान, पाकिस्तान गुजरात में बाखूबी बयान करती है एक पात्र के माध्यम से। भरपूर फसलों वाले खेत, सदा सदा हरियाली धरती, न कभी पानी की न धूप की, किसी चीज की कमी नहीं, बस वह अब हमारा वतन नहीं। मत देखो उधर, रह रह कर वहां की बात मत सोचो। इस समय में सब खो गया है, वह भूखंड जिससे हमारा वजूद था, हमारी संज्ञा थी। उस सियासत के भूचाल ने उसे निगल लिया है। जो ऊपर था वे नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर पछाड़ दिया गया। अब हम सब उस सीमांत के बाहर हैं और सीमांत हमारे बाहर है। उस अनहोनी को अपने चित्तपट से मिटा दो। जाति सरकार ने संज्ञा दी हमें, और उसी आती सरकार ने हमसे वसूल लिया सब कुछ। तो ये दर्द वो जिस चीज की तरफ संकेत कर रही है कि ये दर्द ऐसा था, शायद जिसको कल्पना के ढांचे में लगाकर प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं था। तटस्थता जरूरी थी, लेकिन ये भी जरूरी था कि जो हमारी जड़ें खत्म हुई हैं, जो हमारे से खो गया है, जिस धरती या जिस जमीन से हमारा नाता टूट गया है, उसे कहीं ना कहीं हम दर्ज करें। और इसीलिए उनके साहित्य को या उस पीढ़ी के साहित्य को जिसमें बहुत लोग आते हैं, जिसमें सारी भाषाओं के, मैं लेखकों के नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत समय जाएगा। जोगिंदर पाल आते हैं, कुर्तुलन हैदर आती हैं, इसमें चुगताई आती हैं, मंटो आते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी आते हैं, भीष्म साहनी आते हैं, हिंदी के बड़े लेखक बलवंत सिंह आते हैं। उनका काला कोस जिसका जिक्र विभाजन के संदर्भ में कृष्णा सोप्ती बार बार करती हैं। दरअसल ये सारे इस सब के माध्यम से, उस शैली के माध्यम से सांस्कृतिक अस्मिता की खोज कर रहे थे। वो सांस्कृतिक अस्मिता जिसको जो जो पीछे छूट गई थी, जो कहीं खो रही थी, इसीलिए विभाजन से जुड़े साहित्य की जब हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक अस्मिता बोध के साहित्य के रूप में भी हम देखते हैं। अगर इस प्रक्रिया में या इसी परंपरा में मैं सिक्का बदल गया कहानी की बात करूं, तो सिक्का बदल गया कहानी शरणार्थी समस्या से भी जुड़ी हुई है, अपनी जमीन से कटने से भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ उस कहानी में बहुत कुछ है। उस कहानी में एक औरत है, औरत का घर के साथ नाता है, घर छोड़ने की भी पीड़ा है, और अंत में शरणार्थी बनने की भी प्रक्रिया। पर इस कहानी का जिक्र करते हुए कृष्णा सोप्ती जी अक्सर एक किस्सा कहिए या यथार्थ कहिए, वो बताती हैं कि दरअसल उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी नानी की कहानी है, और उस नानी की कहानी है जो लगातार कितने सालों तक उस दर्द से उभर नहीं पाई थी। बाद में भी वो जाकर शाहनी, क्योंकि उनकी नानी को उन्होंने शाहनी नाम दिया, तो बाद में भी जाकर अपने गांव में चिट्ठियां लिखा करती थी। वो सारा उस कहानी में हम देखते हैं कि सीधे तौर पर हिंसा का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन हिंसा हवाओं में छाई हुई है। शाहनी को बार बार पैरों के निशान दिखते हैं। वो शाहनी सब कुछ समझ रही है, लेकिन जानबूझकर किसी भी चीज का जिक्र नहीं करती है शाहनी। तो शाहनी के माध्यम से दरअसल उनकी अपनी नानी इस कहानी में समाई हुई है। और वो बताती हैं कि जब उनकी नानी को वहां से जाना पड़ा ना चाहते हुए भी, तो उनको छोड़ने कौन आया? वो एक मुस्लिम हवलदार, मुस्लिम इंस्पेक्टर, और वो छोड़ने आया। कैंप तक आने के बाद वो लोग जो उनके जाने का इंतजार कर रहे थे, कोई घी देने आ रहा है, कोई शक्कर देने आ रहा है, और वो घी देने और शक्कर देने की प्रक्रिया में जब नानी वहां पर अपने जैसे अन्य लोगों को देखती है, तो मुझे कृष्णा सोप्ती की वो पंक्ति बहुत है कि दरअसल तब नानी को ये लगता है कि दरअसल वो अकेली नहीं है, उन जैसे बहुत लोग हैं। तो यहाँ से मुझे उस सवाल का जवाब मिलता है कि विभाजन के साहित्य पर जब हम बात करते हैं तो क्यों आत्मकथात्मक शैली में होता है या संस्मरणात्मक शैली में होता है? दरअसल वो साहित्य ऐसा है जिसमें मैं कहीं ना कहीं अपने आप आ जाता है, लेकिन मैं से शुरू हुई यात्रा अंततः उस समुदाय की सामूहिक स्मृतियों के रूप में दर्ज होती है।
इसीलिए कैंप में नानी अकेली नहीं है, कैंप में उस जैसे बहुत सारे लोग हैं। और इस एक कहानी के द्वारा के एक अगले हिस्से में या इसके एक और संदर्भ को अगर देखें तो वो भी हमें साहित्य की उसी शक्ति को दिखाता है, और मानवीय संबंध जो इस सबके बीच में, हिंदू मुसलमान हिंसा मारकाट के बीच में भी बचे रहे, कि शहानी जानती हैं कि वही एक परिवार है जो बचा हुआ है, बाकी आसपास सब छोड़ के चले गए। उनकी नानी भी जानती हैं ये, फिर भी वो एक मुस्लिम इंस्पेक्टर या हवलदार पर विश्वास करके कैंप तक आती हैं, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत संबंध है। यही वो संबंध है जो हर तरह की हिंसा में, यातना में एक दूसरे को बचाए रखते हैं। ये संबंध ही है जो हमारी स्मृतियों में उस साझेपन की संस्कृति को भी जोड़ कर रखते हैं। इसलिए ये कहानी मुझे ऐसा लगता है कि कृष्णा सोबती पर जब भी हम बात करते हैं तो ये कहानी के बिना बात नहीं हो सकती, विभाजन के बिना बात नहीं हो सकती, लेकिन ये कहानी ऐसी है जो उनके पूरे साहित्य को हमें समझने के लिए संदर्भ देती है, और वो संदर्भ देती है आगे कैसे एक व्यक्तिगत स्मृतियाँ जो व्यक्तिगत स्मृतियाँ हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर आत्मकथात्मक शैली आदि में हमें नजर आती हैं, और वो कैसे सामूहिक या जातीय स्मृतियों में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ पहली पीढ़ी के साथ होता है। कृष्णा सोबती जी के बाद अगर हम देखें विभाजन को लेकर, खासकर आज की तीसरी पीढ़ी या कई चौथी पीढ़ी भी जो लिख रही है अलग अलग भाषाओं में, तो उन सभी वो सिर्फ आत्मकथात्मक नहीं रह जाता है। तो ये पहली पीढ़ी के साथ था कि जब वो लिखते हैं तो वो आत्मकथात्मक या संस्मरण, क्योंकि वो निजी से जाके निजी जैसे पर्सनल पॉलिटिकल की बात की जाती है, तो ये निजी यात्रा से शुरू होते हुए एक बड़े पैमाने की यात्रा तक पहुंचती है, और सभी लोगों की स्मृतियों को इसमें दर्ज करती हुई चलती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर समय हो तो मैं इस कहानी के का थोड़ा सा पाठ करना चाहूंगी, ताकि विभाजन के पूरे संदर्भ इस कहानी के माध्यम से खुल जाए। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वे दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वे कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे। अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। यह शाहजी की ही असामियां हैं। शाहजी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। ये सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हुसैना हुसैना। तो घर के साथ, जमीन के साथ जो रिश्ता था एक औरत का,
लोगों का, वो कैसे एकाएक एक राजनीतिक फैसले से समाप्त हो जाता है। दरअसल ये कहानी उसी से जुड़ी हुई आगे चलती है। और अब हम अंत की तरफ अगर इस कहानी को देखें, तो शाहनी को जब अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो हवेली को एक बार देखती है। शाहनी ने दुपट्टे से सर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वे छोटी ना होंगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल द्यूचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज में कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वे छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा से दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कह नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चन्ना। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहाँ जाएगी अब वह? शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी, तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वे तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा है और सिक्का बदल रहा था। तो ये कहानी पढ़ने के बाद हालांकि कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम देखें कृष्णा सोबती के इस पूरे साहित्य, इस कहानी को पढ़ने के बाद, कि भिन्नता है, अलग अलग थे धार्मिक रूप से भी और अपने अपने रस्मों में भी, लेकिन उसके बावजूद एक सांस्कृतिक साझापन था जिसने जो अभी तक भी बना हुआ है और उसकी याद भी बनी हुई है। वही है एक धागा, जीवन स्मृति जो जोड़े हुए है अभी तक, और जो सारी भिन्नताओं के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाती थी और सिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बलवंत जी, समय निकालने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मित्रों, विभाजन एक त्रासदी है और यह किसी भी समय में हो, विभाजन और उसके कारण
होने वाले विस्थापन, आपसी हिंसा आदि की पीड़ा उसके भोक्ताओं को दशकों तक, पीढ़ियों तक डिस्टर्ब करती है। और इस बलवंत कौर जी के इस वक्तव्य में हम इसे महसूस सकते हैं। जो भी भोक्ता हैं, जो इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, वे कई स्तरों पर डिस्टर्ब होते रहे। कृष्णा सोबती के लेखन में बार बार यह अनुगूंज किसी न किसी रूप में हमें सुनाई पड़ती है। अभी बलवंत जी ने उनके उपन्यास चन्ना की बात की। चन्ना जो उनका पहला उपन्यास है लिखित रूप में, और वह प्रकाशित तो काफी बाद में हुआ, आखिर में। तो उसमें भी कृष्णा सोबती इस बात को लिखती हैं अपनी भूमिका में कि चन्ना विभाजन के बाद लिखा गया उपन्यास है, और चन्ना के न छपे दिए जाने के जो कारण हैं, जिसमें कृष्णा सोबती स्वयं आगे आती हैं और उन शब्दों के बदलाव को जो किए गए थे स्वीकार नहीं करती हैं, वह सब भी कहीं न कहीं विभाजन से गहरे जुड़ी हुई कृष्णा सोबती के मनोभाव को ही हमें हमारे सामने लाते हैं। और इसके लिए मैं एक छोटी सी भूमिका चन्ना उपन्यास से यहां पर रखता हूं। कृष्णा जी लिखती हैं अपने इस भूमिका में कि विभाजन के साथ अंतिम नियति के फलस्वरूप जो उस धरती और कालखंड से विलग हो चुके हैं, उस शोर को अंकित करने को ही खेतीहर समाज की भाषा और स्थानीय शब्दों के तेवर इस्तेमाल किए गए हैं। तो कैसे वे उन शब्दों को बदला हुआ देख सकती थी? वह संभव नहीं था। और इसी भूमिका में वे आगे लिखती हैं कि अविभाजित पंजाब, खेतीहर समाज, मोटी गाढ़ी भाषा और इस्तेमाल किए गए मूल शब्द अपने समय काल और समाज को प्रतिबिंबित करते थे। और फिर यहाँ वो अपनी इस भूमिका में लोक की भी बात करती हैं। लोक जो कैसे जो हैं वो विस्थापित हुए और कहां कहां भटके, और जिनकी चर्चा, उनकी कहानी, मशहूर कहानी सिक्का बदल गया में अभी बलवंत जी कर रही थी, और पूर्व में विनोद शाही जी ने भी इसके माध्यम से कई बातें की। तो एक लेखक के रूप में कृष्णा सोबती स्वयं इस बात को मानती हैं कि अगर उस समय चन्ना उपन्यास छप गया होता तो शायद जिंदगी नामा उपन्यास न आता। तो यह भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बलवंत जी, जिसकी ओर इशारा करती हैं कृष्णा सोबती कि चन्ना का उस समय न छपना, जो शब्दों के परिवर्तन को उन्हें स्वीकार न होने के कारण ऐसा हुआ, और जिसे वे अरसे तक अपने बक्से में बंद रखी, तो वह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए भी रहा कि अगर चन्ना उस समय नहीं छपा तो वह दर्द, वह पीड़ा, वह पूरा अविभाजित पंजाब का सौंदर्य और तमाम चीजें जिंदगी नामा में आ सकी। और खैर चन्ना तो पहले लिखा ही जा चुका था, तो उसे तो देर सवेर आना ही था। तो इस तरह से मित्रों, एक लेखक लगातार अपने उस जिए हुए को, अपने उस महसूसे हुए को, अपने उस पीड़ा को कहीं न कहीं ला रहा होता है, कुछ बारीकी के साथ ला रहा होता है, जिसमें बलवंत जी कह रही थी कि चाहे वहां पर उस तरह से बिल्कुल प्रत्यक्ष दृश्य नहीं हो, उस तरह से हिंसा का पूरा वर्णन न हो, लेकिन उसकी पूरी अनुगूंज और हिंसा की वो हवा, उसकी आहट किस तरह से उपस्थित है उस कहानी में। और इस तरह से भी हम कई कहानियां लिखने के लिए कई लेखकों को याद करते हैं। और गर्म हवा जैसी फिल्म एमएस सत्यु की, मशहूर फिल्म डायरेक्टर की, वह भी इसका उदाहरण है। विभाजन पर ही वह केंद्रित फिल्म है, संभवतः हिंदी की पहली फिल्म है जिसमें विभाजन को उस रूप में दिखलाया गया है। वहां भी उसी बारीकी के साथ उन आहटों को चित्रित किया गया है। एक बार पुनः
बलवंत कौर जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप आई और इस विषय पर अपनी बात रखी, और तमाम दर्शकों का, मित्रों का जो लगातार इस एकाग्र के साथ बने हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, अपनी टिप्पणियों से हमें कहीं ना कहीं समृद्ध कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी। शुक्रिया।